एक पल के लिए जरा सोचिए कि एक बहुत ही मामूली सा इंसान है हम्म। जो दिन के उजाले में एक सरकारी डिपो में झाड़ू लगाता है, सफाई करता है। हम्म। मतलब एकदम आम जिंदगी। हम्म। लेकिन रात के अंधेरे में वो खुद को भगवान समझने लगता है। बिल्कुल। और सिर्फ भगवान नहीं, एक ऐसा अजेय राजा जो ये तय कर रहा है कि किसके पास जीने का हक है और किसे मरना होगा। हाँ, और ये सिर्फ मारने तक ही सीमित नहीं था। मतलब अपने ही शिकार का सिर काट कर उनका सूप पीना। ये सुन के किसी बहुत ही डरावनी हॉरर फिल्म का प्लॉट लग सकता है। सही कहा। लेकिन आज हम जिन पुलिस केस फाइल्स, पत्रकारों के नोट्स और जांच अधिकारियों की डायरियों को खंगालने वाले हैं, वो सब एकदम हकीकत है। हाँ, और इसी हकीकत का पर्दाफाश आज हम इस डीप डाइव में करने वाले हैं, जहां एक ऐसा आदमी सामने आता है जिसने पूरे सिस्टम को अपना खिलौना समझ लिया था। और अगर हम इन दस्तावेजों को करीब से देखें तो जो तस्वीर उभरती है ना, वो किसी साधारण अपराध की नहीं है। मतलब ये महज कुछ हत्याओं का सिलसिला नहीं था। तो फिर क्या था ये? अगर हम पुलिस की केस फाइलों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो ये सत्ता की एक विकृत भूख, गहरी सामाजिक हीन भावना और एक अजीबोगरीब अंधविश्वास का बहुत ही खतरनाक मिश्रण नजर आता है। हम्म। एक ऐसा इंसान जो समाज के सबसे निचले पायदान पर था, लेकिन खुद को एक अजेय राजा के रूप में स्थापित करना चाहता था। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इस मामले की शुरुआत उस खौफनाक डायली या खोपड़ियों से नहीं होती है, हाँ बिल्कुल। बल्कि एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली घटना से होती है। इन दस्तावेजों के मुताबिक बात जनवरी 2000 की है। कड़ाके की सर्दी वाली एक दोपहर, और जगह थी लखनऊ का नाका टैक्सी स्टैंड। जी, चाय की भट्टियों के आसपास लोग गर्माहट के लिए खड़े हैं। 23 जनवरी का वो दिन था। मनोज सिंह और उनका ड्राइवर रवि श्रीवास्तव अपनी टाटा सोमो गाड़ी की सर्विसिंग कराकर टैक्सी स्टैंड पर इंतजार कर रहे थे। तभी वहां एक सांवला सा आदमी आता है। वो कहता है कि उसे मध्य प्रदेश के चाक घाट, जो रीवा में है, वहां जाना है। और उसने बहाना क्या बनाया था? बहाना ये था कि उसकी एक सवारी बहुत बीमार है। 1500 रुपए में सौदा तय हो जाता है। मनोज और रवि गाड़ी लेकर निकलते हैं। रास्ते में सर्दियों के कपड़े लेने के लिए अपने घर रुकते हैं और उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, वो कभी वापस नहीं आते। इस गायब होने के पीछे की जो पुलिसिया कार्रवाई है ना, वो उस दौर की तकनीकी सीमाओं को बहुत अच्छे से दर्शाती है। हाँ, मतलब आज के समय में तो जीपीएस और फास्टैग जैसी चीजें हैं। वही तो। साल 2000 में ऐसा कुछ नहीं था। नहीं। कोई जीपीएस नहीं था। जब 3 दिन तक मनोज और रवि का कोई सुराग नहीं मिला तो मनोज के पिता शिवहर्ष सिंह नाका थाने गए। अच्छा। वहां के दरोगा नंद किशोर बाजपेयी ने जांच शुरू की। अब उनके पास ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज था और ना ही कोई मोबाइल लोकेशन। ऐसे में उन्होंने जो तरीका अपनाया वो तो बिना तकनीक के एक पूरी की पूरी टाटा सुमो गाड़ी की तलाश कैसे शुरू की गई? मतलब हम अक्सर घोस्ट शिप यानी भूतिया जहाज़ों की कहानियां सुनते हैं जो समंदर के बीच से अचानक गायब हो जाते हैं। हाँ। और पीछे सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा छोड़ जाते हैं। लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश की व्यस्त सड़कें थीं। एक भारी भरकम टाटा सुमो गाड़ी और उसमें बैठे 2 इंसान हवा में कैसे विलीन हो सकते हैं? खून की एक बूंद भी नहीं मिली। दरोगा नंदकिशोर बाजपेयी ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही तार्किक रास्ता चुना। वे सीधे यूपीएमपी बॉर्डर के उस चेकपोस्ट पर पहुंचे जहां से गुजरकर ही मध्य प्रदेश के रीवा जाया जा सकता था। तो वहां उन्हें क्या मिला? वहां उन्होंने मैनुअल रजिस्टर चेक किए और ये एक बहुत ही अहम सुराग था। उस रजिस्टर में यूपी 32Z 2423 नंबर की उस टाटा सुमो की कोई एंट्री ही नहीं थी। अच्छा। मतलब उस गाड़ी ने कभी बॉर्डर पार ही नहीं किया था। जिसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हुआ वो लखनऊ से लेके बॉर्डर के बीच के इलाके में ही हुआ था। ठीक इसी बिंदु पर दरोगा ने अपनी जांच का दायरा छोटा कर लिया। उनका निष्कर्ष था कि घटना रायबरेली से इलाहाबाद के बीच कहीं घटी है। हाँ। और उनका ये अनुमान कुछ ही दिनों बाद सही साबित हुआ। 30 जनवरी को प्रयागराज, जिसे तब इलाहाबाद कहा जाता था, वहां के शंकरगढ़ के घने जंगलों में 2 लाशें मिली। और लाशों की हालत बहुत खराब थी। दोनों लाशें बिना सिर की थीं, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और एक लाश को जंगली जानवरों ने बुरी तरह नोच खाया था। गला रेत कर हत्या की गई थी। लेकिन जब हम क्राइम सीन की तस्वीरों या पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट पर नजर डालते हैं तो एक बात बहुत खटकती है। उस जंगल में जहां वो दोनों लाशें मिली, वहां खून की एक बूंद भी नहीं थी। ये कैसे संभव है? ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि हत्या वहां नहीं हुई थी।
मतलब उन्हें कहीं और मारा गया था? बिल्कुल, किसी अन्य सुरक्षित जगह पर बड़ी बेरहमी से उन दोनों को मारा गया, उनके शरीर से सारा खून बह जाने दिया गया और फिर केवल सबूत मिटाने के लिए उन लाशों को जानवरों के खाने के लिए जंगल में फेंक दिया गया। बाप रे। कातिल ने सिर इसलिए गायब कर दिए ताकि उनकी पहचान ना हो सके। गाड़ी भी गायब थी। ये अपराधी के बेहद शातिर और ठंडे दिमाग का होने का सबूत था। इसके बाद कई महीने बीत गए और जांच एक डेड एंड मतलब एक बंद गली में पहुंच गई। और शायद वो कातिल कभी पकड़ा भी नहीं जाता अगर उसने 10 महीने बाद एक और शिकार चुनने की गलती ना की होती। सही बात है। और वो शिकार कोई आम आदमी नहीं था। दिसंबर 2000 में इलाहाबाद शहर में एक नामी पत्रकार धीरेंद्र सिंह गायब हो जाते हैं। 14 दिसंबर को वे अपने ऑफिस से निकले और फिर घर नहीं पहुंचे। अब क्योंकि एक पत्रकार गायब हुआ था तो पुलिस महकमे पर भारी दबाव बनना लाजमी था। हाँ, तो तफ्तीश की कमान जांच अधिकारी एसएन त्रिपाठी संभालते हैं। एसएन त्रिपाठी की जांच का जो तरीका था वो भी उस समय के हिसाब से काफी जटिल था। उन्होंने सबसे पहले धीरेंद्र के कॉल डिटेल्स निकलवाए, जो कि उस वक्त आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। आज किसी का कॉल रिकॉर्ड निकालना बस कुछ ही मिनटों का काम है, लेकिन उस समय टेलीफोन एक्सचेंज से लैंडलाइन के कॉल रिकॉर्ड निकलवाना एक बहुत लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी। उस कॉल डिटेल में एक लैंडलाइन नंबर मिला जिस पर धीरेंद्र के फोन से आखिरी बार बात हुई थी। वो नंबर राम निरंजन के नाम पर रजिस्टर था। लेकिन राम निरंजन तो एक बहुत ही साधारण सा नाम लगता है। इस नाम में ऐसा क्या था जिसने पुलिस की तफ्तीश की दिशा ही मोड़ दी? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही राम निरंजन का नाम थाने में लिया गया, वहां मौजूद धीरेंद्र के चाचा और उनके भाई वीरेंद्र तुरंत चौंक गए। अच्छा, उन्हें पता था ये कौन है? ये छिवकी ऑर्डिनेंस डिपो में सिर्फ एक 4th क्लास कर्मचारी था जो झाड़ू लगाने और सफाई का काम करता था। लेकिन उसके पास अपार संपत्ति थी। उसके पास महंगी गाड़ियां थी, पिगरी फार्म था और उसने अपने आसपास एक खौफ का साम्राज्य बना रखा था। मतलब एक सफाई कर्मचारी के पास इतना पैसा और पावर? बिल्कुल। उसने अपनी सत्ता का दिखावा करने के लिए अपनी पत्नी गोमती का नाम बदलकर फूलन देवी रख दिया था और उसे जिला पंचायत सदस्य तक बनवा दिया था। ये तो किसी फिल्म की तरह लगता है, जहां एक साधारण सा इंसान रातों रात बाहुबली बन जाता है। खैर, जैसी पुलिस को राजा कुलंदर के बारे में पता चलता है, अधिकारी त्रिपाठी तुरंत उसके घर के पास जाल बिछाते हैं। और उसी वक्त वहां एक गाड़ी आती है। हाँ, दस्तावेजों में दर्ज है कि वहां एक हरे रंग की टाटा सूमो आती दिखाई देती है। उस समय सफेद सूमो का ही चलन सबसे ज्यादा था, तो ये हरे रंग की गाड़ी बहुत अजीब लग रही थी। गाड़ी के बम्पर पर बड़े अक्षरों में फूलन देवी जिला पंचायत सदस्य लिखा हुआ था। पुलिस ने गाड़ी रोकी। अंदर राजा कुलंदर और उसका साला बचराज बैठे थे। दोनों को तुरंत थाने ले जाया गया और कुलंदर से लंबी पूछताछ चली, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोला। वो बर्फ की तरह ठंडा और शांत था। लेकिन उसका साला बचराज उतना शातिर नहीं था ना? नहीं, वो डरा हुआ था। और यहीं पर पुलिस की एक बहुत छोटी सी पारखी नजर, या कहें कि एक लकी ब्रेक ने पूरे केस को पलट कर रख दिया। वो जूतों वाली बात? हाँ, थाने में एक सिपाही की नजर बचराज के पैरों पर पड़ी। उसने जो जूते पहने हुए थे वो उसके पैरों के हिसाब से काफी बड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी और के जूते पहन रखे हों। जब पुलिस ने उससे जूतों के बारे में पूछा तो वो सकपका गया। थोड़ी सी सख्ती और खाल खींचकर भूसा भरने की पुलिस या धमकी के सामने बचराज टूट गया। और उसने क्या बताया? उसने कबूल कर लिया कि वे बड़े जूते किसी और के नहीं बल्कि गायब हुए पत्रकार धीरेंद्र के ही हैं। रुकिए एक मिनट, ये बात बिल्कुल गले नहीं उतरती। क्यों? एक कातिल जो इतनी सफाई से खून करता है, लाश को कहीं और फेंकता है, सिर को कहीं और गायब करता है कि खून की एक बूंद तक ना मिले। हाँ, वो उसी शहर में मरने वाले के जूते पहनकर शान से घूम रहा था। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। कोई भी अपराधी ऐसा जोखिम क्यों उठाएगा? देखिए, सामान्य नजरिए से देखने पर यह बेवकूफ़ी लग सकती है, लेकिन क्रिमिनल साइकोलॉजी यानी आपराधिक मनोविज्ञान के नजरिए से ये एक गॉड कॉम्प्लेक्स का क्लासिक उदाहरण है। गॉड कॉम्प्लेक्स? हाँ, जब कोई अपराधी लगातार हत्याएं करता है और पुलिस के हाथ नहीं आता, तो उसे लगने लगता है कि वो कानून और पुलिस से बहुत ऊपर है। वो खुद को अजेय समझने लगता है। तो वो जूते पहनना ऐसे अपराधियों की फितरत होती है। वो अक्सर अपने शिकार की कोई न कोई चीज अपने पास रख लेते हैं। इसे मनोविज्ञान में ट्रॉफी कलेक्शन कहा जाता है। अच्छा, ट्रॉफी की तरह? बिल्कुल। बचराज द्वारा वे जूते पहनना सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं थी,
बल्कि उसी विकृत अहंकार का हिस्सा था जहां उन्हें यकीन था कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। और यही अति आत्मविश्वास आखिरकार उनके पतन का कारण बना। जूतों की पहचान होते ही पुलिस ने राजा कुलिंदर पर सख्ती शुरू की। रात के करीब 3 बजे वो अपने राज उगलने लगा। उसने बताया कि धीरेन्द्र सिंह को शक हो गया था कि वो हरे रंग की टाटा सूमो असल में चोरी की है। और इसी डर से कि पत्रकार उसकी पोल खोल देगा। हाँ, कुलिंदर ने धीरेन्द्र को अपने पिगरी फार्म पर चाय पीने के बहाने बुलाया। जब धीरेन्द्र वहां अलाव ताप रहे थे, तब पीछे से उनके सिर में गोली मार दी गई। और जब पुलिस ने पूछा कि गोली की आवाज से किसी को शक क्यों नहीं हुआ, तो कुलिंदर का जवाब उसके खौफनाक आत्मविश्वास को दर्शाता है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि ऐसे पटाखे तो फॉर्म पर चलते ही रहते हैं। बाप रे। इसके बाद उसने धीरेन्द्र की लाश को मध्य प्रदेश के रीवा में फेंक दिया और सिर को नैनी के आगे रामसागर तालाब में। और फिर पुलिस ने बाद में मध्य प्रदेश जाकर धड़ की शिनाख्त की और गोताखोरों की मदद से तालाब से वो सिर भी बरामद कर लिया। लेकिन यहाँ ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है और बहुत ज्यादा डरावना भी। वो कैसे? क्योंकि अगर ये सिर्फ एक पत्रकार की हत्या का मामला होता तो बात यहीं खत्म हो जाती। लेकिन जब तफ्तीश करने वाली टीम हत्या में इस्तेमाल हुआ तमंचा बरामद करने के लिए कोलंदर के पिगरी फार्म पर खुदाई करवा रही थी, तो वहां से धीरेन्द्र की मोटरसाइकिल के हिस्से मिले। हाँ। और उसी खुदाई में एक सूटकेस भी हाथ लगा। इस सूटकेस में कई गाड़ियों के कागजात थे और एक छोटी सी डायरी थी जिसके कवर पे लिखा था राजा की डायरी। उस डायरी ने जांच अधिकारियों की नींद उड़ा दी थी। बिल्कुल। उस छोटी सी डायरी में कुल 14 नाम लिखे हुए थे। 14? हाँ, पहला नाम था काली प्रसाद श्रीवास्तव और सबसे आखिरी यानी 14वां नाम था धीरेन्द्र सिंह। मतलब ये कोई आम डायरी नहीं थी, बल्कि ये राजा कुलंदर के खूनी कारनामों का बही खाता था। सही कहा। ये स्पष्ट हो गया कि धीरेन्द्र उसका पहला नहीं बल्कि 14वां शिकार था। और उस पिगरी फार्म के अंदर पुलिस को जो मिला वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो अलमारी। हाँ, वहां एक अलमारी रखी थी और जब पुलिस ने उसे खोला तो उसमें इंसानों की खोपड़ियां एक लाइन से सजी हुई थीं। राजा कुलंदर ने बिना किसी खौफ के पुलिस को बताया कि ये सभी खोपड़ियां उन्हीं लोगों की हैं जिनके नाम उस डायरी में दर्ज हैं। उसने हर एक इंसान को मारकर उसका सिर वहां सजा रखा था। चार्जशीट के पन्नों में कुलंदर के उन कबूलनामों का जो विवरण है वो इंसानियत को झकझोर देता है। हाँ, वो डायरी का पहला नाम जो काली प्रसाद श्रीवास्तव का था, जिसे कुलंदर लाला कहता था। लाला ने कुलंदर से 50,000 रुपए उधार लिए थे। जब वो पैसे नहीं लौटा रहा था तो कुलंदर ने उसे फॉर्म पर बुलाया, उसकी हत्या की और उसका सिर धड़ से अलग करके एक पीपल के पेड़ के नीचे ताड़ दिया। लेकिन बात सिर्फ हत्या करके शव ठिकाने लगाने की नहीं थी। नहीं, कुछ दिन बाद कुलंदर ने उस खोपड़ी को निकाला, अपने साले के साथ मिलकर उसे उबाला, उसे लाल रंग से रंगा और फिर उसका सूप बनाकर पी लिया। सूप बनाकर पी लिया? मतलब क्या वो असल जिंदगी में कोई वीडियो गेम खेल रहा था? वीडियो गेम? हाँ, जैसे किसी डार्क फैंटेसी गेम में कोई विलन अपने दुश्मनों को मारकर उनकी पावर्स या शक्तियां अपने अंदर सोखने की कोशिश करता है। वो असल इंसानों की खूबियां कलेक्ट कर रहा था। ये तुलना काफी हद तक सटीक है। अगर हम इस पूरे मामले को तत्कालीन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ में रखकर देखें तो राजा कुलंदर सिर्फ एक हत्यारा नहीं था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो समाज के सबसे निचले तबके से आता था, एक 4th क्लास कर्मचारी, लेकिन उसके भीतर राजा बनने की, सर्वशक्तिमान होने की एक अंधी और विकृत भूख थी। अच्छा। वो मानता था कि काली प्रसाद यानी लाला, जो कि एक व्यापारी था, उसकी खोपड़ी का सूप पीने से लाला का दिमाग और उसकी व्यापारिक बुद्धि कुलंदर के अंदर आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि वो लोगों को सिर्फ पैसे या दुश्मनी के लिए नहीं मार रहा था, बल्कि वो उनकी खासियतों को चुन चुन कर निशाना बना रहा था। बिल्कुल। डायरी में दर्ज एक और नाम से ये बात पूरी तरह साबित होती है। मोइन नाम का एक व्यक्ति था जिसने कुलंदर से 25,000 रुपए लिए थे। मोइन सम्मोहन विद्या जानने का दावा करता था। कुलंदर ने मोइन की हत्या यमुना पुल पर की, उसका सिर काटा और उसकी खोपड़ी का सूप पी लिया ताकि वो सम्मोहन विद्या उसे मिल जाए। हाँ, मकसद यही था कि वो सम्मोहन की ताकत हासिल कर सके ताकि लोग उसकी बातें माने। पैसा या उधार तो सिर्फ शिकान को अपने करीब लाने का, अपने जाल में फंसाने का एक बहाना भर था। ये एक ऐसे इंसान की सोच है जो समाज के बनाए हर नियम, हर ढांचे को तोड़कर खुद को सबसे ऊपर रखना चाहता था। सही बात है। ये बात इस चीज से भी साबित होती है कि उसने अपने परिवार के साथ क्या किया।
अपनी पत्नी का नाम बदलकर फूलन देवी रख दिया, जो उस दौर में उत्तर प्रदेश में बागीपन और सत्ता के खिलाफ खड़े होने वाली सबसे बड़ी प्रतीक थी। और बच्चों के नाम भी तो। हाँ, अपने बच्चों के नाम उसने अदालत, जमानत और आंदोलन रखे। ये नामों का चुनाव बहुत गहरी बात कहता है। अदालत, जमानत, आंदोलन, ये कानून और व्यवस्था के वे शब्द हैं जिनसे अपराधी खौफ खाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अपने बच्चों का नाम इन शब्दों पर रखकर वो जैसे पूरे न्यायतंत्र का मजाक उड़ा रहा था। वो ये साबित करना चाहता था कि अदालत और जमानत तो उसके घर में पलते हैं, वो जब चाहे उनके साथ खेल सकता है। ये एक भयंकर मानसिक विकृति थी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अब भी बाकी है। हमने चर्चा की शुरुआत लखनऊ के नाका टैक्सी स्टैंड से की थी। हाँ, मनोज और रवि की गुमशुदगी से। बिल्कुल। वो दो बिना सिर की लाशें जो इलाहाबाद के जंगल में मिली थीं, उनका इस खौफनाक डायरी और राजा के इस साम्राज्य से क्या कनेक्शन था? उन कड़ियों को जुड़ने में थोड़ा और वक्त लगा। मार्च 2001 का समय था। लखनऊ में एसपी राजेश कुमार पांडे इस अनसुलझे मामले की फाइल देख रहे थे। अच्छा। तभी उनके पास इलाहाबाद के एसपी सिटी लालजी शुक्ला का एक फोन आया। लालजी शुक्ला ने बताया कि राजा कोलंदर के पास से जो हरे रंग की टाटा सूमो बरामद हुई है, पुलिस ने जब उसकी गहराई से जांच की और उसका असली रंग और नंबर खंगाला, तो क्या मिला? उसका इंजन और चेसिस नंबर बिल्कुल उसी टाटा सूमो से मैच कर गया जो जनवरी 2000 में लखनऊ से गायब हुई थी। तो वो हरे रंग की फूलन देवी लिखी सुमो असल में मनोज और रवि की ही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब पिगरी फार्म की और तलाशी ली गई तो वहां से एक कोट भी बरामद हुआ। कोट? हाँ, उस कोट के अंदर एक छोटी सी चिट लगी थी जिस पर लिखा था अप्सरा टेलर्स, रायबरेली। अरे यार, आपको याद होगा मनोज और रवि रास्ते में सर्दियों के कपड़े लेने के लिए रुके थे। ये वही कोट था। जब पुलिस ने कुलंदर से रवि और मनोज के बारे में कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बहुत ही बेफिक्री से जवाब दिया कि उन दोनों ने उससे कोई पैसे उधार नहीं लिए थे, न ही उनमें कोई खास बात थी। तो फिर उन्हें क्यों मारा? कोलैंडर को बस अपना रुतबा दिखाने के लिए एक बड़ी गाड़ी यानी टाटा सुमो चाहिए थी, और बिना मारे तो गाड़ी कोई देता नहीं, इसलिए उसने महज एक गाड़ी के लिए 2 निर्दोष लोगों को मार डाला। ये सुनना सच में सिहरन पैदा करता है। 1998 से लेके 2000 के बीच सिर्फ 2 सालों में उसने 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक इंसान जो दिन में चुपचाप ऑर्डिनेंस डिपो में नौकरी करता था, झाड़ू लगाता था, वो रात में अपनी डायरी में लोगों की मौत का हिसाब लिखता था और उनकी खोपड़ियों से अपनी अलमारी सजाता था। और शायद वो अपने इस खूनी खेल को आगे भी जारी रखता अगर उसने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या न की होती और उसके साले ने अहंकार में आकर वे बड़े जूते न पहने होते। बिल्कुल। एक छोटे से दर्जी की चिट और एक जोड़ी जूतों ने इस सीरियल किलर के उस साम्राज्य को ढा दिया जिसे वो अजय मानता था। तो आखिर इस सब का अंत कैसे हुआ? न्याय का पहिया घूमा जरूर, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगा। हाँ, काफी वक्त। अदालती दस्तावेजों के अनुसार कहानी सीधे मई 2025 में पहुंचती है। लखनऊ की एडिशनल जज कोर्ट में एक 65 साल का बुजुर्ग कटघरे में खड़ा है। सफेद कुर्ता पायजामा पहने, कंधे पर गमछा डाले हुए। जज रोहित सिंह फैसला सुनाते हैं और रवि और मनोज की हत्या के जुर्म में उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा देते हैं, जबकि पत्रकार धीरेन्द्र सिंह के मर्डर में उसे 2012 में पहले ही उम्र कैद हो चुकी थी। सही कहा। इतने सालों की अदालती कार्रवाई और सबूतों के पहाड़ के बाद उसे सजा तो मिल गई, लेकिन उस दिन कोर्टरूम में जो हुआ वो बहुत ही अजीब और विचलित करने वाला था। हाँ, वो वाकया। अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताने का फैसला सुनकर भी कोलंदर के चेहरे पर पछतावे या डर की एक लकीर तक नहीं थी, बल्कि वो कटघरे में खड़ा होकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो और उसका साला बछड़ा आज आपस में हंसी ठिठोली करते हुए पुलिस वैन में बैठकर वापस जेल की तरफ चले गए। एक सीरियल किलर जो इतने खौफनाक जुर्म साबित होने के बाद उम्र कैद की सजा सुन रहा है, वो हंस रहा है। ये हंसी अपने आप में एक बहुत डरावना संदेश है। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है जो शायद आपराधिक मनोविज्ञान की सीमाओं को भी पार कर जाता है। कोलंदर 16 साल से ज्यादा वक्त पहले जेल में बिता चुका था, लेकिन फिर भी उसका वहम, उसका जो गॉड कॉम्प्लेक्स था, वो नहीं टूटा था। हाँ। उसकी वो हंसी दर्शाती है कि वो आज भी खुद को समाज के नियमों और न्याय व्यवस्था से ऊपर मानता है। इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास मौजूद हर साधारण चेहरे के पीछे का सच हमेशा साधारण नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन इस कहानी के अंत में जो एक विचार दिमाग में अटक जाता है वो बहुत गहरा है। कानूनी प्रक्रिया ने राजा कुलंदर को उसकी खौफनाक सजाओं के लिए उम्र कैद तो दे दी, जिसमें 25 साल का लंबा वक्त लगा, लेकिन जब वो कोर्ट में उस फैसले को सुनकर हंसा तो क्या वो कानून की धीमी रफ्तार पर हंस रहा था,
या शायद कुछ और? एक ऐसा इंसान जिसने 14 लोगों के शरीर और दिमाग को अपने अंदर सोख लेने का वहम पाल रखा था। क्या उसे सच में इंसानी अदालतों और हमारे बनाए न्याय का कोई खौफ है? या फिर उस खिलखिलाती हंसी का असली मतलब ये था कि वो आज भी सलाखों के पीछे होने के बावजूद अपनी उस काल्पनिक दुनिया में खुद को राजा ही मानता है? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो कानूनी पन्नों से बाहर निकलकर सीधे इंसान के मनोविज्ञान पर चोट करता है और जिस पर गहराई से सोचना श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी है।